हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य और उससे संबंधित टॉपिक्स, चैप्टर 4, क्लास 12 बायोलॉजी का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। पिछली शताब्दी में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चौतुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। तो इन द लास्ट हम लोग के 100 ईयर्स में, शताब्दी में, सेंचुरी में डेवलपमेंट बहुत हुआ, और डेवलपमेंट होने से लोगों का लाइफ स्टाइल बेटर हुआ। लाइफ स्टाइल बेटर होने से क्या हुआ? लाइफ स्टाइल बेटर हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होने के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हुई। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी। उसके अलावा स्कूलिंग वगैरह हर तरह से डेवलपमेंट हुआ। लोगों की अर्निंग भी बढ़ी, और इन सब से क्या हुआ? लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, लाइफ का स्पैन बढ़ा, जिससे क्या हुआ? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर में कमी आई, फीटस मृत्यु दर में कमी आई, इन सब से कमी आई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, जिससे क्या हुआ? पॉपुलेशन में बर्स्ट हुआ, पॉपुलेशन बढ़ी। तो पॉपुलेशन में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। क्या ट्रेंड देखा गया कि 1900 में पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन थी, वो पूरे विश्व की पॉपुलेशन 2 अरब थी, 200 मिलियन थी। तो पूरे विश्व की पॉपुलेशन जो 2 अरब थी या 2000 मिलियन थी, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, वो बढ़ते 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 सन 2000 में 600 मिलियन, 6 अरब हो गई। 1 अरब बराबर है 100 करोड़। तो 200 करोड़ थे और वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 तक आते आते 600 करोड़ हो गए, और 2011 तक आते आते 720 करोड़ हो गए वर्ल्ड के। और सेम चीज़ इंडिया में क्या था भाई? 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए, हम लोग की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी। वो 35 करोड़ से बढ़ के 2000 तक आते आते हम लोग कितने हो गए? हम लोग 100 करोड़ हो गए, 3 टाइम्स ऑलमोस्ट इन द 50 ईयर्स, 53 ईयर्स। तो 600 करोड़ में 100 करोड़ तो भारतीय। इसका मतलब है हर छठा आदमी, हर छठा होमो सैपियंस जो है इस धरती पे भारतीय है। 6 में से 1 भारतीय है, ठीक है। और 2011 में ये 720 हुए, तो हम लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी, हम लोग 120 करोड़ हो गए। तो जितनी तेज़ी से वर्ल्ड की बढ़ रही है, भारत कहीं से पीछे नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई, हम लोग भी आगे उसी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आबादी के समय लगभग 35 करोड़ थी, 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब, यानी कि 35 करोड़ से हम लोग कुल 100 करोड़ हो गए 2000 में, और 2011 तक आते आते 120 करोड़ हो गए। आज चल रहा है क्या? आज चल रहा 2022, तो हम लोग क्या 120 करोड़ है? आज की तारीख में हम लोग 140, 150 करोड़ है। इसका मतलब है आज दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इन सब का कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी, मातृ मृत्यु दर में कमी और शिशु मृत्यु दर में कमी। इसके साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, कि वो लोग जो बढ़ रही है पॉपुलेशन, उनमें मेनली वो बढ़ रहे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आते हैं। तो 18 से 50 साल तक आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहलाया जाता है, मतलब 18 से 50 साल के बीच के लोगों की संख्या बढ़ रही है। जब ज़्यादातर इसमें होंगे तो वो लोग रिप्रोडक्शन भी करेंगे, तो कंट्रीब्यूट करेंगे। हालांकि हम अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, जो हम लोगों ने भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, परिवार नियोजन, फिर परिवार कल्याण, और आज की तारीख में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो करी है, लेकिन ये कमी नाम मात्र की हुई है। तो कुछ तो ब्रेक लगाए हैं, कुछ तो हम लोगों ने अवेयरनेस और ब्रेक लगाए हैं। पूरी ही तरह से घोड़े को लगाम ढीली नहीं छोड़ी, तो थोड़े बहुत तो हम लोगों ने ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी वो ब्रेक इतने नहीं थे कि वो बोलें कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया है। लेकिन ये कमी नाम मात्र की हुई है। 2001 में जनगणना के अनुसार ये वृद्धि लगभग 2%, अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष की थी। तो ये सब डाटा आप लिख लो एक जगह, यही सब पूछा जाता है। पूछा जाएगा जी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, तो आपको बताना पड़ेगा कितनी थी, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा 2000 में कितनी थी,
तो आपको याद रखना पड़ेगा कितनी थी, करीब 200 करोड़ थी, बढ़ के 600 करोड़ हो गई और 2011 तक आते आते 720 करोड़ हो गई। हम लोग 1947 में कितने थे, 35 थे, बढ़ के हो गए 100 करोड़ 2000 में, और 2011 में 120 करोड़। ये सब बातें आपसे पूछी जाती। कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव जनन एंड बालक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे कि हम लोग इसको रोकना चाहते हैं, लोगों को अवेयर कराना चाहते हैं। ठीक, अब हम लोग की ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो कितना है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की यह वृद्धि 2% की थी। तो हम लोग की कहिए कि इंक्रीज का रेट क्या था, इंक्रीज का रेट, वृद्धि दर कितनी थी, नियर अबाउट 2% थी 2001 की जनगणना के अनुसार, अर्थात प्रति हजार में 120 व्यक्ति प्रति वर्ष। तो ये जो आपकी बताई जाती है रेट, हर 100 पे कितने बढ़ जाएंगे हर वर्ष, वो है रेट ऑफ ग्रोथ। तो 100 पे अगर 2 बढ़ रहे हैं तो 1000 पे कितने बढ़ेंगे, 20। तो 100 पे 2 बढ़ रहे हैं, 2% हो गई। 1000 पे 20 बढ़ रहे हैं, 1000 पे 20 बढ़ रहे हैं, कितने हो गए, 2% हो गए। तो प्रति 1000 पे इंक्रीज 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी, प्रति 1000 पे इंक्रीज बताई हमने 20, उसको परसेंटेज में निकालिए, 2% की रेट ऑफ ग्रोथ से हम लोग बढ़ रहे थे, ग्रोथ रेट से। यद्यपि इस वृद्धि दर में हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है। तो ये जो है हमारे लिए एक चेतावनी है, थ्रेट है, हमारे लिए एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है कि भाई इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो आप जानते हैं रिसोर्सेज जो है लिमिटिंग है, हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है लिमिटेड है, हमारा प्रोडक्शन जो है उसका एक सैचुरेशन है, रहने के लिए जगह, खाने के लिए भोजन, ये सबको चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज सबको चाहिए। तो आने वाले समय में हम लोग इसी हिसाब से बढ़ते रहे अगर, तो इसकी बहुत ज़्यादा मारो मार होने वाली है, कमी होने वाली है। अगर अभी भी नहीं जागे तो कब जागेंगे, चलो जब जागेंगे तब जागेंगे। यदि इसी वृद्धि से हमारी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती रही तो आने वाले समय में गृह युद्ध की भी नौबत आ सकती है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास, कपड़ा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के दिक्कत होने वाली है। हम भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, हालांकि इन सब क्षेत्र में हमने अन्न की पैदावार बढ़ाई है, कपड़े की पैदावार बढ़ाई है, लेकिन आवास, अब आप बनाते थे डबल स्टोरी बिल्डिंग, अब आप बनाने लगे 40 स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन फिर भी एक लिमिट है ना, लैंड को आप बढ़ा नहीं ना सकते। इसीलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू करने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। तो सरकारों पे ये प्रेशर आया कि भाई कुछ आप कदम उठाइए। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा दिया जाए, छोटे छोटे परिवारों को बढ़ावा दिया जाए, गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो लोगों को ये बोला जाए कि भैया गर्भ निरोधक उपाय अपना लो, क्रिकेट टीम ना पैदा करो। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करने वाले हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे। तो जब आप टीवी वगैरह देखते हो तो आपने इस तरह के ऐड देखे होंगे कि छोटा परिवार, सुखी परिवार, जहाँ एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार, हम दो हमारे हो दो, तो हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया गया परिवार नियोजन को, हम दो हमारे दो। तो यहाँ पे उसको दिखाया गया कि छोटी फैमिली, आप बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो, छोटी फैमिली ज़्यादा बढ़िया रहती है, ज़्यादा खुशहाल रहता है। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों में कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारे का नारा अपनाया, और बहुत सारे ह्यूमन कपल ऐसे हैं जो हम दो हमारे एक, केवल एक बच्चा पैदा करके सेटिस्फाइड है, उन्होंने हम दो हमारे एक का सिद्धांत अपनाया है। खास तौर पे युवा दंपतियों ने जो शहरों में रहते हैं। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। आपको पता ही होगा कि इस साल एक अमेंडमेंट आया है कि अब लड़की की भी 21 वर्ष कर दी जाए। तो विवाह की वैधानिक आयु फिलहाल स्त्री के लिए 18 और पुरुषों के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जा रहा। और इस समस्या से, किस समस्या से, जनसंख्या में वृद्धि के निपटने के लिए लोगों को लघु परिवार के लिए कि छोटा परिवार रखिए, 2 बच्चे पैदा करिए। आइए यहाँ पर कुछ और समान तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में जानकारी करें, पढ़ें, समझें और उसके बारे में जानें। आइए, एक आदर्श गर्भ निरोध
निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी और जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव ना हो, या हो तो भी कम से कम हो। तो गर्भ निरोधक क्या है? गर्भ निरोधक कोई भी ऐसा आप रासायनिक तत्व या कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसी रचना जो गर्भ धारण करने में रुकावट पैदा करे, उसको बोलेंगे गर्भ निरोधक। ठीक है, तो गर्भ निरोधक क्या है? कोई भी ऐसी रचना, भले वो केमिकल हो, भले वो कोई डिवाइस हो, कुछ भी ऐसी चीज जो महिला को गर्भ धारण करने से बचाए या रोके, उसको हम लोग बोलेंगे गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक का इस्तेमाल, एक आइडियल गर्भ निरोधक, आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि प्रयोगकर्ता के जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके वो हितों की रक्षा करे। तो उसके हित किस में है कि भैया एक तो आसानी से मिल जाए, ऐसा ना हो कि आप कहीं पे हैं और गर्भ निरोधक आपको 10 किलोमीटर दूर मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल हो, प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, आप यूज़ तो कर रहे हो, वो इफेक्टिव ही नहीं है तो क्या होगा? तो वह हो जाएगी, मुबारक हो जाएगा। तो मुबारकबाद हमें नहीं लेनी। प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, या अगर हो भी कोई उसका तो बहुत माइल्ड हो, कम से कम हो। इसके साथ ही उपयोगकर्ता की काम इच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर में रुकावट ना बने, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, उसके सेक्सुअल एक्ट में बाधक ना हो। तो मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस नेचुरल बना रहे, उसकी कामेच्छा में कमी ना हो, मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है, तो कई सारे डिफरेंट वैरायटीज़ में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, गर्भ निरोधक उपलब्ध है। उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गित किया जाता है। गर्भ निरोधक को हम लोग अलग अलग श्रेणी में गर्भ निरोधक को वर्गीकृत कर सकते हैं। गर्भ निरोधक की श्रेणियाँ, कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, हमारा नेचुरल, परंपरागत कन्वेंशनल, नेचुरल प्रोसेस, रोध, रुकावट पैदा करना, बैरियर, कॉपर्टी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, मुंह से लेने योग्य, मौखिक इस्तेमाल करने वाले, गोलियां, टीके के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, अंतरोप, इम्प्लांट के रूप में, तथा शल्य चिकित्सा और सर्जरी। तो गर्भ निरोधक की इतनी कैटेगरी हैं भाई। हमारी क्या हो गई गर्भ निरोधक की कैटेगरी? सबसे पहली हमारी कहिए कि सबसे पहली प्राकृतिक, फिर हमारे बैरियर दूसरी, फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस तीसरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चौथी, इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन पांचवी, इन फॉर्म ऑफ इम्प्लांट छठी, एंड सातवीं शल्य क्रियाएँ। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा विधि पे आइए। प्राकृतिक विधि क्या है? यह विधियाँ अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर काम करती। तो अगर मीटिंग नहीं होगी मेल और फीमेल की, निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। इनमें से एक उपाय आवधिक संयम है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। आवधिक संयम, संयम व्रत, संयम रखना जिसमें दंपति माहवारी चक्र के 10वें से 17वें बीच की अवधि के मैथुन से बचते हैं। तो 10वें से 17वें दिन तक आपको विश्वामित्र बन जाना है। 10वें से 17वें दिन तक आपने मैथुन नहीं करना, या कहिए कि अनप्रोटेक्टेड नहीं करना है, बगैर गर्भ निरोधक के, कंडोम वगैरह के नहीं करना है। ये बताता है कि 10वें से, क्योंकि 10वें से 17वें दिन सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, मेल और फीमेल गैमीट इकट्ठे एक साथ एम्पुला पे पहुंच जाए, जिससे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। तो अंडोत्सर्ग आपने माना 14वें दिन होता है। अगर 12वें दिन डिंग डोंग किया आपने संजू वाले, तो 12वें दिन अगर डिंग डोंग किया है तो ये मेल का गैमीट नियर अबाउट 24 to 48 आवर्स वाइबल बना रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ तो मीटिंग हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं आई ना? हाँ, कोई बात नहीं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक अगर आपको याद हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मीटिंग पॉइंट कहाँ है? मेल और फीमेल गैमीट का, यहाँ पे एम्पुला पे ये आपकी क्या जी, फैलोपियन ट्यूब। इंसेमिनेशन यहाँ हुआ, उसने इंटरकोर्स किया और यहाँ पे सेक्सुअल कोर्स करके यहाँ पे इजैकुलेट किया। स्पर्म रेस लग गई। 3 इडियट वाली पिक्चर आपने एनिमेटेड देखी है। स्पर्म पहुँचे कहाँ पे? यहाँ पे।
और अगर वहीं पे अंडा भी आ गया तो यहाँ पे मीटिंग उनकी हो जाएगी, निषेचन हो जाएगा। अगर 12वें दिन उसने रिलीज़ किए अपने स्पर्म तो ये 48 घंटे तक वायबल बने रह सकते हैं। वो इंतज़ार कर सकते हैं, मीटिंग तो ही गया हो, मैं भी आ रहा हूँ शाम को 6 बजे, यहाँ मिलेंगे। कहाँ पे? मोती झील के बाहर। तो 6 बजे पहुँचा बंदा मोती झील के बाहर, उसने वेट करी कि भैया देख लेते हैं टेम्पो मिस हो गई या नहीं निकल पाए, को आ रहा होगा, मेरा काउंटर पार्ट आ रहा होगा। तो ये मेल गैमीट यहाँ करीब 48 घंटे वेट कर सकता है। 12वें दिन डिंग डोंग हुआ, 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, पहुँच गया, मीटिंग हो गई, ये बात है। और 14वें दिन का जो हम लोग कहते हैं 28 से 29 दिन वाले, फिर से समझो बात, 28 से 29 दिन वाले साइकिल के लिए हम लोग बोलते हैं 14 डे रिलीज़ हुआ। अब ये आप मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला देख लो, जो मेरा आतव चक्र वाला है उसमें समझाया गया है। तो भैया 14वें दिन फांसी का ऑर्डर थोड़ी 14वें दिन ही लगेगा, हो सकता है फ्लक्चुएशन हो जाए, हो सकता है किसी वजह से 1-2 दिन पहले हो जाए, 12वें दिन हो जाए, और 10वें दिन उसने डिंग डोंग किया हुआ है तो 12वें दिन वाले से मीटिंग हो सकती है। इसलिए ये स्पेक्ट्रम है 10 से 17। अब 14वें दिन ये रिलीज़ हुआ तो 14वें दिन तक या 15वें दिन या 16वें दिन रिलीज़ हुआ, भाई फ्लक्चुएशन हो सकता है, मानो 2 दिन बाद 16वें दिन ये रिलीज़ हुआ तो फीमेल गैमीट 24 घंटे तक वायबल रहता है। 17वें दिन तक इंतज़ार करेगा कि आ जाए गैमीट। तो अगर हाँ समझो, अगर इसने 16वें दिन ये ओव्यूलेशन हुआ है, 17वें दिन तक वेट कर रहा और 17वें दिन डिंग डोंग हो गया तो वो प्रोग्राम फिट हो जाएगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए 10 से 17 दिन ये विंडो है, जो विंडो में 10 से 17 दिन के बीच की अवधि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग लेडी में, अगर जिसका कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड जो है 28 to 29 डे का है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल डे कौन से हैं, कब सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? 10 to 17 डेज बाय लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये सब बातें समझ में आई हैं ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो आपने क्या करना है, तो आपने 2 दिन ये लेक्चर लगातार देखना है, आतव चक्र वाला देखना है, उसको समझना है। नहीं समझ में आया तो 2 दिन आपने दोपहर में 10 से 1 बजे तक धूप में बैठना है और कोई मिल गया कि जादू की तरह ऑ करना है, बैटरी अपनी चार्ज करनी, उसके बाद देखना लेक्चर। क्या समझ में आता है? समझ में आए वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो बेटा फिर आपको बहुत मेहनत करनी है। 10 से 17वें दिन के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से बचते हैं, जिससे अंडोत्सर्ग की अपेक्षित अवधि मानते हैं। इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर के धारण के निषेचन और ये इम्प्लांटेशन गर्भाधारण के बहुत अधिक चांसेस होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहा जाता है। ठीक है जी, निषेच अवधि पूछा जाएगा क्या है, 10 से 17वां दिन है। इस तरह से इस दौरान मैथुन न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। तो मैथुन ना करो, 10 से 17वें दिन तक आप व्रत धारण करो तो प्राकृतिक तौर पे एक प्राकृतिक आपका बन जाएगा हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का तरीका। ठीक है जी, इस दौरान मैथुन न करने पर गर्भाधान से बचा जा सकता है। अब हम लोग दूसरे प्राकृतिक तरीके पे आते हैं, बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। एक अन्य विधि है बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। तो क्वाइटस इंटरप्शन, जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर सेचन से बच जाता। तो उसने रिलीज नहीं किया अपने स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। जब क्लाइमेक्स आया ऑर्गेज़म से पहले, इजैकुलेशन से पहले पेनिस विड्रॉ कर लिया और बाहर को उसने स्खलन किया। स्तनपान, अनाथ्रो, लैक्टेशनल एमिनेरिया, ये तीसरा हमारा। 3 आपके तरीके बताए गए हैं नेचुरल तरीके में। तो बाह्य स्खलन में विड्रॉ कर लिया है पेनिस जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। स्तनपान, अनाथ्रो, लैक्टेशनल एमिनेरिया, यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आत्रोत्सर्ग शुरू नहीं होता है। तो प्रसव के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद अगर लेडी मदर उसको एक्टिवली अपना फीड दे रही है, स्तनपान करा रही है, तो इस लेडी में ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। इसीलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान करा रही है, जितने दिन तक माता शिशु को, जितने दिन तक माता
शिशु को स्तनपान कराना जारी रखती है उतने दिन तक उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस दौरान शिशु को माता के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। तो शिशु को माँ के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। 4 से 6 माह तक ये इफेक्टिव है। पहले ये मानते थे और हमारे रूरल एरिया पे मानते थे कि वो साल 2 साल जब तक उसको एक्टिवली लैक्टेटिंग है, मतलब सक्रिय रूप से स्तनपान करा रही है, गर्भाधारण नहीं होगा। लेकिन अब ये देखा गया है साइंटिफिकली कि 6 महीने तक ये इफेक्टिव रहता। गर्भाधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की अवधि तक कारगर मानी जा गई है। क्योंकि उपरोक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता, अतः इसके दुष्परिणाम 0 के बराबर है और इनको हम लोग प्राकृतिक विधि के तहत पढ़ते हैं। हालांकि इनके असफल रहने की दर काफ़ी अधिक है और इनके फेल होने की दर काफ़ी अधिक है। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, रोध पे या बैरियर मेथड पे। इस विधि के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता। तो अमरीश पुरी का रोल कोई अदा कर रहा, जो राहुल को सिमरन से मिलने नहीं दे रहा। विधियों के अंतर्गत रोचक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। कंडोम, निरोध आदि रोधक उपाय हैं जिनमें पतली रबड़ या लेटेक्स से बना होता है। तो कंडोम का इस्तेमाल किया जा सकता है। कंडोम मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। तो कंडोम रबड़ या लेटेक्स से बनाया है ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि, गर्भाशय, ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक लिया जाए। या तो पुरुष के लिंग पे इस्तेमाल किया जा सकता है या स्त्री की योनि और गर्भाशय, ग्रीवा को कवर करने के लिए फीमेल कंडोम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुसेंगे। तो जो स्खलित हुए शुक्राणु क्वाइटस के दौरान, सेक्सुअल कोर्स के दौरान, वो शुक्राणु फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आए नहीं, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होगा। यह गर्भाधान को बचा सकता है और गर्भाधारण से बचा जा सकता। पुरुषों के लिए कंडोम का मशहूर ब्रांड निरोध काफ़ी लोकप्रिय है। पुरुषों के लिए कंडोम निरोध काफ़ी लोकप्रिय ब्रांड है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि हुई है क्योंकि इससे गर्भाधारण के अलावा यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव के अतिरिक्त लाभ। ये पूछा जाता है आपसे कि हाल के दिनों में जो अगर बैरियर मेथड को ज़्यादा पब्लिक लाइक कर रही है या इसका उपयोग ज़्यादा कर रही है, तो क्या ऐसा एक्स्ट्रा इसमें एज है, क्या चीज़ है विशेषता? तो गर्भाधान के अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा रहा या एड्स से बचा रहा, ये अतिरिक्त लाभ है। तो इसलिए कंडोम का, बैरियर मेथड का बहुत सारा उपयोग इस समय लोगों में लाइकिंग इसकी बढ़ी है। स्त्री और पुरुष दोनों के कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। तो कैसा है ये हमारा एक तरह से एक ही बार यूज़ होने वाला चीज़ है, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है। स्त्री और पुरुष दोनों के कंडोम उपयोग के बाद फेंकने वाले होते हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है और इस प्रकार के उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। इसमें किसी दूसरे ट्रेंड प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा या बंदी इसको यूज़ कर रही है वो खुद ही इसको यूज़ कर सकती है और इससे उसकी कहिए कि प्राइवेसी बरकरार रहती है। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी और वॉल्ट आदि भी रबड़ से बने रोधक उपाय हैं। डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। तो डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप या गर्भाशय ग्रीवा टोपी आदि भी रबर से बने रोचक उपाय हैं, रोधक उपाय हैं जो स्त्री के जनन मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। तो इसका यूज़ कर रही है फीमेल में। अगर पूछे जी बैरियर मेथड फॉर फीमेल, तो डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा मिल जाएगा। तो गर्भाशय ग्रीवा, अगर आपको याद हो, डायग्राम यहाँ बनाता हूँ मैं, ये है गर्भाशय ग्रीवा। तो यहाँ पे अगर लगा दिया डायाफ्राम या सर्वाइकल कैप या वॉल्ट, तो मेल पार्टनर उसका बॉयफ्रेंड और हस्बैंड यहाँ रिलीज़ करेगा अपने सीमन, तो ऊपर नहीं जाएंगे।
यहाँ पे नहीं आ पा रहा मेल गैमिट। फ्यूज़न तो यहीं होना है ना एम्पुला में, मीटिंग पॉइंट ये है। तो बीच में एक अमरीश पुरी खड़ा है जो राहुल को सिमरन के पास जाने नहीं दे रहा। ठीक, इस पुनः इस्तेमाल से, हाँ जी, यह गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भाधान से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रीयूजेबल है, ये यूज एंड थ्रो वाले नहीं, डिस्पोजेबल ये हैं। आपका कंडोम डिस्पोजेबल है, यूज फॉर ओनली वन टाइम एंड इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही निरोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुजनक क्रीम, जेली, फोम का प्रायः इस्तेमाल किया जा सकता है। के बैरियर मेथड में केवल बैरियर मेथड नहीं, बैरियर मेथड के साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम, शुक्राणु नाशक स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फोम का इस्तेमाल प्रायः किया जाता है, जिससे इनकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद वाला हमारा जो आ रहा है टॉपिक वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस वाला। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इसको पढ़ के आज की क्लास यहाँ पे बंद करता हूँ मैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस तीसरी, तो सबसे पहले हमने पढ़े थे प्राकृतिक तरीके। प्राकृतिक तरीके 3 तरह के थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैरियर, रोधक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। प्राकृतिक तरीके में 3 बातें थी आपकी। लैक्टेशनल एमिनेरिया था, क्वाइटस इंटरप्टस था, और हमारा एब्सटिनेंस था, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। आवधिक संयम 10 से 17 दिन तक रखिए। उसके बाद लैक्टेशन एमिनेरिया, एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर में 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, लैक्टेशनल एमिनेरिया। उसके बाद हमारा प्राकृतिक मेथड में क्वाइटस इंटरप्टस की डिस्चार्ज से पहले, इजैकुलेशन से पहले विड्रॉ कर लो पेनिस। ये 3 मेथड। उसके बाद बैरियर मेथड पढ़ा। बैरियर मेथड में रबर और लेटेक्स के बने सर्टेन डिवाइसेस हैं जो मीटिंग पॉइंट बैरियर क्रिएट करते हैं। तो मेल और फीमेल कंडोम है दोनों के लिए। उसके अलावा सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायाफ्राम, ये फीमेल के लिए। कंडोम्स हमारे ओनली फॉर वन टाइम, और ये 3 हमारे सर्वाइकल कैप, वॉल्ट और डायाफ्राम, इनका बार बार यूज़ हो सकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे अब हम लोग आते हैं। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि, तो उसने बोला जी ये जो हमारे कंडोम्स हैं ये आजकल बड़े यूज़ में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको पब्लिक लाइक कर रही है। कारण क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एज है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह तो काम कर ही रहे हैं, साथ में एसटीडी से बचा रहे हैं, और साथ में एड्स, वो भी एससीडी है, मतलब एड्स और एससीडी से एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग मिल रही है, इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए इसको लाइक कर रहा है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे आइए। यह युक्तियाँ डॉक्टरों या वही नर्सों द्वारा योनि मार्ग में गर्भाशय में लगाई। इसके लिए आपको ट्रेन प्रोफेशनल की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र इसको खुद इंसर्ट नहीं कर सकता इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को। ये बैरियर वगैरह तो खुद कर सकते हैं, लेकिन इंट्रायूटेराइन डिवाइस को इसके लिए ट्रेन प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियाँ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस उपलब्ध हैं, जैसे कि औषधि रहित आईयूडी, उदाहरण लिप्स लूप में ये हमारी औषधि रहित, तो नॉन मेडिकेटेड। अब इसमें आपकी 3 कैटेगरी हैं, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल एंड कॉपर रिलीजिंग, 3 कैटेगरी हैं। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, तथा हार्मोन मोचक में प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20 ये हमारे हार्मोनल डिवाइसेस हैं। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, और नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप। तो ये हमारे इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण कॉपर रिलीजिंग है, CU को रिलीज करती हैं, शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया बढ़ा देती है। तो कॉपर क्या करता है, कॉपर जब रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वो स्पर्म्स को
मारने लगता है, खाने लगता है, फैगोसाइटोसिस करने लगता है, जिससे शुक्राणुओं की गतिशीलता, निषेचन क्षमता कम हो जाती है। तो शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता कम हो गई, गतिशीलता कम हो गई, तो क्या होगा, शुक्राणु जाके अंडाणु से मिलेगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो गर्भाधान होने का कोई कारण ही नहीं। इसके अतिरिक्त आईयूडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी बनाते हैं। साथ के साथ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हार्मोन को गर्भाशय में आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग जो है वो गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाने, फ्रेंडली वातावरण नहीं रह जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, गर्भाशय अनुपयुक्त हो जाएगा। वो जो वहाँ पे आपने बेड बनाया है कि आके बीज इसमें गिरे और ये यहाँ धंस जाए, अब वो उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो गई कि वो बीजारोपण नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो हार्मोन क्या कर रहे हैं, गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बना रहे हैं, और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी। उसने गर्भाशय ग्रीवा से ही तो निकल के जाना है, सर्वाइकल कैनाल से ही तो निकल के जाना है ऊपर, और वहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे अब गर्भाशय ग्रीवा शुक्राणुओं के विरोधी हो गया। तो इससे क्या होगा कि शुक्राणु अंडाणु के पास पहुँचेंगे नहीं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती उनके लिए आईयूडी आदर्श गर्भ निरोधक है। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कह लीजिए या सबसे ज़्यादा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी, 2 बच्चों में चाहती हैं गैप, या पहला ही बच्चा चाहती हैं अभी कुछ टाइम रुके हो, मैं सेट हो जाऊं, हमारा कैरियर बन जाए, तो उसमें बच्चों के अंतराल में या बच्चों में गर्भावस्था में देरी में आईयूडी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। भारत में गर्भ निरोधक की यह विधियाँ व्यापक रूप से प्रचलित है और इंडियन लेडीज़ खास तौर पे आईयूडी को बहुत लाइक करती हैं। यहाँ पे आके मैं वाणी को विराम देता हूँ और 3 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़नी है। प्राकृतिक तरीके पढ़ लिए हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पढ़नी है, बैरियर पढ़नी है। अब अगले में हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ लेंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा इंजेक्शन बाकी हैं आपके, इंजेक्शन के अलावा इम्प्लांट्स बाकी हैं, और इम्प्लांट्स के अलावा सर्जिकल मेथड बाकी है। ये 4 अब आपके टॉपिक बाकी हैं और आपका कॉन्ट्रासेप्टिव सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ पे आके मैं रुकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड की बात करता हूँ। इतने को आप देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए, और उस टॉपिक पर जाने से पहले अगली मैं आपको जो वीडियो दूंगा उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मज़ा करिए, एंजॉय करिए। अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ। और अगर आपको आनंद आ रहा है सुमो बायोलॉजी के साथ पढ़ने में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को प्रमोट करिए, मेरे कहिए कि ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे आपको डीपीपी और टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे और उस पर नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और अभी तो शुरुआत करी है हम लोगों ने, बहुत हल्के में चल रहा है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन चल रहा है। बहुत जल्दी मेरा 2-3 बातों पे काम करने का मन है कि आपको ये चल रहा हमारा जनवरी, मार्च लास्ट, क्योंकि इस बार जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग नीट को, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जून में जाएगा। तो मार्च लास्ट होते होते अप्रैल और मई में आपको डेली के 38 क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे, हर चैप्टर का एक, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये भी प्लान है। प्लान में कई चीज़ें हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराने की। आपको डेली के 38 क्वेश्चन आपको मिले जुले हर चैप्टर से मिलेंगे। उसके अलावा हर चैप्टर के किसी दिन आपको कोई भी 5 चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन मिल गए। कभी आपका हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया, कभी प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस कर लिया, कभी सेल को टारगेट कर लिया, उससे रिलेटेड 5-5, तो मतलब कई तरह के इस तरह के प्लान आप लोग के लिए हैं, जिससे आप लोग की और लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का डिस्कशन, इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल, वो सारी बातें पाइपलाइन में है। ठीक है, तो अभी तो शुरुआत हम लोगों ने करी है पिछले 10-15 दिन से, और मैं चाहता हूँ पहले एक बार स्टेबल हो जाए थोड़ा सा शिप, उसके बाद ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे ऐड ऑन करूँ। मतलब प्लान में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करने का है। तो बने रहिए और भरोसा रखिए, अच्छा होगा, हम लोग क्रैक करेंगे नीट। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।